नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12 के एक इम्पोर्टेंट हिंदी का जो अध्याय है बाजार दर्शन, जिसे जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, ये जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे बाजार एक जाल का काम करता है और एक सामान्य व्यक्ति कैसे उसके अंदर फंस जाता है, कैसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खरीद लेता है, कैसे व्यक्ति फैंसी चीज़ों को बिना आवश्यकता के खरीद लेता है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। कहानी की शुरुआत में लेखक अपने मित्र के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज़ लेने गए, परंतु जब वापस आए तो बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी ठहराया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते रहे हैं। इस चीज़ को हम पहले समझ लें। दरअसल हुआ था कि लेखक के जो मित्र हैं वो मार्केट के अंदर गए, लेकिन मार्केट के अंदर गए, लौट के आए तो ढेर सारे सामान लेके आए। जब लेखक ने उनसे पूछा कि आप इतना सामान क्यों लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पत्नी जी साथ में थी, इसलिए इन्होंने इतना सारा सामान खरीदवा लिया है। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी की विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे को जड़ा होने पर स्वयं गर्वीला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर चीज़ें परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत की। यहाँ पर लेखक अपने एक मित्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो मेरा मित्र है वो अपनी पत्नी के साथ मार्केट गया था। वो बहुत सारी अनावश्यक चीज़ों को खरीद के ले आता है। लेखक कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये जेब की गर्मी की वजह से आई हैं। जब जेब के अंदर पैसा होता है तो लोगों को आवश्यकता ना होने पर भी वे सौदा खरीद लेते हैं। ये सारी चीज़ परचेजिंग पावर का है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि खरीदने की कितनी शक्ति है, आपके पास कितनी संपत्ति है कि आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ये तो उनके पहले मित्र की कहानी थी। इसी प्रकार जब कहानी आगे बढ़ती है, ये कुछ ऐसा है कि लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि इसमें कोई बेहा ही होता है जो इसमें नहीं फंसता है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझा ही लेता है। इससे आमंत्रण में आग्रह नहीं है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यह इच्छा जगाता है। लेखक के जो मित्र हैं वो कहते हैं कि बाजार कुछ इस प्रकार सजा हुआ था, वो जाल की तरह था, मैं उसमें फंस गया और सारी चीज़ें खरीद लाया। तो लेखक कहते हैं कि आपको किसी ने निमंत्रित किया था कि आओ चीज़ें खरीदो। तो लेखक का मित्र कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने निमंत्रित नहीं किया था, लेकिन उसका जो निमंत्रण है वो मूक है, यानी कि बोलता नहीं। वो इतना सजा हुआ होता है कि व्यक्ति खुद उधर आकर्षित होकर चला जाता है। और जो मूक निमंत्रण है, यानी कि बिना बुलाए बुलाया जाता है, उसमें एक जाने की इच्छा होती है, इच्छा जगती है। इसी प्रकार आगे बोलते हैं कि हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आया। अब एक दूसरे मित्र की कहानी है लेखक की। फिर क्या हुआ, जब मार्केट से खाली हाथ वापस आता वो मित्र, तो पूछने पर बताया, लेखक ने जब उससे पूछा कि बाजार में सब कुछ तो लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी वस्तु छोड़ देना। तो लेखक कहता कि वो बाजार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जो मेरी ज़रूरत की नहीं थी। और दरअसल कोई भी चीज़ ऐसी होती ही नहीं है कि मनुष्य की ज़रूरत की नहीं हो। बाजार में कोई चीज़ अगर डबल भी होगी तो भी ऐसा इच्छा होता है कि उसको भी हम ले लें। तो लेखक के मित्र वही कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसको मुझे न लेने की इच्छा होती थी। हर चीज़ को मेरे को लेने की इच्छा थी, और कोई एक चीज़ अगर मैं लेता तो बाकी चीज़ें छूट जाती, इसलिए मैं कोई चीज़ लेकर नहीं आया। लेखक के दूसरे मित्र ने ऐसा बताया। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। अब लेखक कहते हैं कि अगर आपको आपकी चाह, मार्केट के अंदर जाते हो और आपको यही नहीं मालूम कि हमें क्या खरीदना है, तो आपको यही क्लियर नहीं हो पाएगा हम क्या खरीदेंगे, और जो भी वस्तु लगेगी वो यही लगेगा हम खरीद लें। इसलिए पहले आप डिसाइड कर लीजिए हमें मार्केट से क्या लेना है, कितना लेना है, कितना पैसा खर्च करना है, तो हो सकता है कि आपका मनी जो खर्च होने वाला है वो बच जाए। लेखक इसके बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार है, ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता है। बाजार का रूप
बाजार में रूप का जादू है, यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, इन्हें याद रखना कि बाजार का जादू कब चलता है? बाजार का जादू तब चलता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो, या मन व जेब दोनों खाली हो। और तब भी बाजार का आमंत्रण चलता है, बाजार का जादू तब भी चलता है जब तुम्हारा मन और जेब दोनों खाली हो। यानी कि अगर आपका मन खाली है तो बाजार का जो जादू वो तुम पर जरूर चलेगा। इसलिए आपका मन, सबसे पहले डिसाइड कर लो मन को आवश्यकता, यानी कि आपको कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, लेखक ये कहना चाहते हैं, तब असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं, सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। लेखक ने बताया है जब आपका मन खाली होता है तो सारी की सारी चीज़ें खरीदने की मन करता है। अब ऐसे ही अगला एक देखते हैं कहानी आगे क्या कहती है। फिर क्या होता है, जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल में डालती प्रतीत होती हैं। फिर क्या होता है, हम परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी वस्तुओं को खरीद लेते हैं, लेकिन एक समय आता है कि जब मार्केट का जादू उतर जाता है, फिर जो फैंसी चीज़ें हम जो खरीद लेते हैं परचेजिंग पावर की नशा में, फिर वो क्या हमारे जीवन में खलल डालना शुरू करती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो, मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जब आप मार्केट में जाओ तो मन खाली मत रखो, यानी कि मन में कुछ सोच के चलो कि हमें लेना क्या है, निश्चित कर लो, एक लक्ष्य रख लो। अगर आज मुझे मार्केट से जाना है, ये कपड़ा लेना है या ये किताब लेनी है, तो निश्चित कर लीजिए। अगर आप कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर कपड़ा हमारी ज़रूरत का है। आज के समय में ये फैशन में, ट्रेंडिंग में आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप यहीं से डिसाइड करके जाएंगे मुझे कुर्ता खरीदना है, मुझे यूनिफॉर्म में ये खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, तो निश्चित तौर पर आपको बाजार कभी घेर नहीं पाएगा, बाजार का जादू कभी नहीं चलेगा। इसी प्रकार क्या है, वो आपसे कृतार्थ होगा। जब आप ज़रूरत की चीज़ खरीदेंगे तो बाजार का उससे भला होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। फिर लेखक कहते हैं कि मन खाली करने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपका मन में शून्य हो जाए, यानी कि आप कुछ ना खरीदें, आपके मन में कुछ नए नए विचार ही नहीं आए। ऐसा संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में कभी विचार ना आए, कोई चीज़ खरीदने की इच्छा नहीं हो। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक है, वो है परमात्मा, जिसका मन सिर्फ शून्य हो सकता है, यानी कि वो अपने आप में परिपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता है। वह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने मन को बिल्कुल बंद कर ले, कोई चीज़ ना खाए पिए, मार्केट में ना खरीदे, लेकिन ये लोभ पर आपकी विजय नहीं होगी। तब आपके ऊपर लोभ की विजय हो जाएगी, यानी कि आप लोभी हो जाएंगे, ना कि लोभ के ऊपर आप विजय कर लेंगे। तो लेखक कहता है कि मन में एक इच्छा रखिए, एक लक्ष्य रखिए, अंधाधुंध मार्केट के अंदर मत जाइए। ऐसे ही आगे बोलते हैं कि मन को बलात् बंद करना हठयोग है। वास्तव में मनुष्य ने अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। अब इन तीनों पंक्तियों का मात्र एक मतलब महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मन की भी हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने मन को बिल्कुल बंद कर लें, ये संभव नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए और मार्केट में जाते समय हमें हमेशा अपना एक लक्ष्य रखना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है। मनमानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। अब इसी की जो देखिए दो तरीके से इन्होंने कहानी लिखी है, निबंध लिखा है। एक में तो दर्शन यानी कि दार्शनिक फिलॉसफी डाली है और वहीं कहानी भी बीच बीच में दी है। दो मित्रों की कहानी दे दी। अब इसी प्रकार एक भगत जी की कहानी बता रहे हैं। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे हैं। चूरन उनका नाम सरनाम था। लोग चूरन भी उनसे बोलते थे। जो भगत जी हैं वो क्या करते थे, चूरन बनाते थे और बेचते थे, इसलिए लोगों ने उनका नाम चूरन भी रख दिया था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। उनका काम था कि चूरन बनाते थे और बेचने निकलते थे, लेकिन सिर्फ 6 आने यानी कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 6 आने कितना का, 6 आने मात्र 6 आने का बेचते थे और उसके बाद बंद कर देते थे वहीं पर। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पैसे की ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते। वे सदा स्वस्थ रहते थे। कभी लेखक कहते हैं कि जो भगत जी थे उनका क्या काम था, अपना चूरन बनाते थे और 6 आने का बेचकर फिर बचा हुआ चूरन सारा बच्चों में बेच देते थे। ऐसा नहीं कभी कि व्यापार धंधे में पड़ गए हों, ऐसा नहीं हुआ। ना कभी पैसे की ऑर्डर लेते थे
वे हमेशा स्वस्थ रहते थे और ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है जो किसी की चिंता नहीं करता है। इसी प्रकार का है, उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। भगत जी थे, उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। उन पर जब मार्केटिंग यानी कि व्यापार का जादू नहीं चढ़ा तो बाजार का जादू भी नहीं चढ़ सकता। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था, पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग्य की शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग्य चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पैसा भीख मांगता था कि मुझे लो, लेकिन भगत जी उसके नकार देते थे। 6 आने से ज़्यादा भी तो चूरन बेच सकते थे, परंतु वे ऐसा नहीं करते थे। 6 आने हुए तो उन्होंने बंद कर दिया बिल्कुल। ऐसे ही कहते हैं कि पैसा के अंदर एक व्यंग्य की शक्ति है। मान लीजिए आप कहीं सड़क के किनारे खड़े हैं और आपके पास से धूल उड़ाती हुई कोई मोटर गाड़ी निकली, तो आपको ऐसा लगेगा क्यों यार हम उस अमीर घर में जन्म नहीं ले लिए जहाँ पर हमें मोटर गाड़ियाँ मिलती, क्यों हम उस अमीर घर में जन्म नहीं ले लिए जहाँ हेलीकॉप्टर मिलता। तो पैसे के अंदर व्यंग्य है। यही कहते हैं कि जन्म को कोसना यानी कि क्यों नहीं हम ऐसा कर लिए कि हम ऐसी जगह पर जन्म लेते। इसी प्रकार लेखक आगे कहते हैं कि भगत जी पर ऐसा कोई असर नहीं, कोई मतलब नहीं पैसा कितना किसके पास, सिर्फ हमारा काम है 6 आने का, वो हम करने के बाद इसको बंद कर देंगे। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर लेखक कहता है जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। तो कभी कहते हैं जहाँ तृष्णा है यानी कि और ज़्यादा पाने की इच्छा है, बटोर रखने की स्पृहा है और बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने की स्पृहा मतलब इच्छा है, वहाँ उस बल यानी कि पैसा का बल ताकत चलती है। और ऐसी जगह में हमेशा निर्बलता ही प्रमाणिक होती है, न कि वो कभी सबल हो सकता है वो पैसे से अंदर से प्रबल हो, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व होगा और उसका जो कर्मशीलता होगी वो हमेशा निर्बल होगी। कवि ऐसा कहते हैं, वो लेखक ऐसा कहते हैं। सॉरी, कवि निकल जाता है क्योंकि मैं कविताएं इस पर लगातार अपलोड करता रहा हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ मैं पोस्ट कर दूंगा। मैंने बेहतरीन से कविता समझाई है। अगर आप उसमें एक बार पढ़ लेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। राम राम मतलब अभिवादन किया, जैसे हम नमस्कार करते हैं वैसे उन्होंने राम राम किया। भगत जी और लेखक उनकी कहानी बता रहे हैं। उनकी आंखें खुली थी, वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक व्यंग्य है, ठीक है। उनकी आंखें खुली थी यानी कि मार्केट के अंदर जब वो गुजर रहे थे हर चीज़ देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चीज़ उन्हें प्रलोभित कर सके, उन्हें अपनी तरफ बुला सके। वे सबसे मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते की फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में चौक पर हर चीज़ लगी हुई है, फैंसी स्टोर लगे हुए हैं, कपड़े की दुकान है, अच्छे अच्छे खाने की सौदा है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे पंसारी की दुकान पर पहुंचते हैं, जहाँ पर काला नमक, जीरा, हींग वगैरह मिलती है चूरन बनाने के लिए। वो उन्हीं चीज़ों को जाकर वो खरीदते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि लेखक कहना चाहता कि उनके मन में एक लक्ष्य है, वो खाली मन से नहीं आए हैं, उनको मालूम है हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगत जी अब उन्हें बाजार सोने लगता है। जब उन्हें उनकी वस्तु मिल जाती है पंसारी की दुकान पर, जो ज़रूरत की सौदा मिल जाती है, उसके बाद क्या बाजार लगता है, बाजार के अंदर हमारी ज़रूरत की सौदा नहीं है, यानी कि बाजार शून्य हो गया है। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहें, वे उनका कल्याण ही चाहते हैं। फिर उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं कि अब चाहे चांदनी बिछी रहे, चाहे बाजार का आकर्षण बार बार उन्हें बुलाए, बस उनका काम हुआ कि भगत जी चल दिए। इसी प्रकार फिर लास्ट में है कि लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य दे सकता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। अब यहाँ लेखक कहता है कि देखिए बाजार की सच्ची सार्थकता यानी कि सच्चा भला तभी है जब आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सौदा को खरीदेंगे।
अगर मान लीजिए आप बिना ज़रूरत की सौदा खरीद लेंगे तो हो सकता है आप 2-4 दिन उसको यूज करें, उसके बाद उसका डिस्पोजल कर देंगे। इससे क्या हानि होगी, ना आप उसका यूज कर सकते हैं, ना बाजार को उसका सच्चा लाभ होगा। लेखक ये कहना चाहते हैं वे लोग जो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं ये कपट को बढ़ाते हैं। यानी कि जो वे लोग, यानी कि दुकानदार लोगों पर व्यंग किया है, बाजारूपन बढ़ाना यानी सजा के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके साथ कपट करते हैं, आपके साथ निश्चल नहीं रहते, आपके साथ छल करते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। फिर क्या होता है, लेखक कहते हैं कि जैसे ही वो सजा के रखते हैं, यानी कि यहाँ पर सद्भाव घट जाता है, एक अच्छी भावना घट जाती है और दुर्भावना जन्म लेती है। फिर क्या, आप एक ग्राहक और मतलब एक बेचने वाला और एक ग्राहक खरीदने वाला ही रह जाता है। हमारे अंदर भाईचारा कुछ नहीं रह जाता है। हम उसको कैसे ठग सकते हैं, ऐसी इच्छा हमारे मन में जीवित होती है। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं शोषण होता है। तो व्यापार और शोषण में अंतर है, यानी कि आपको जबरदस्ती कोई सौदा भेंट देना उसको शोषण कहा गया है, लेकिन आप जरूरत से कोई सौदा यानी कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं उसको क्या बोला गया, व्यापार बोला गया है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र शास्त्र होता है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनित्य शास्त्र है। लोग कहते हैं कि इकोनॉमी, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स 12th के स्टूडेंट हो, अगर आर्ट के तो आपने सुना होगा इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी कब चलेगी, जब मार्केट यानी कि मार्केट बैलेंस रहेगा या मार्केट अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसको इकोनॉमी नहीं बोलते, यानी कि अर्थशास्त्र, हिंदी में तो अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसको अर्थशास्त्र नहीं अनित्य शास्त्र बोलते हैं, जहाँ पर लोग ठगते हैं, बाजार के नाम पर ठगते हैं, तो अनित्य शास्त्र है। तो लेखक, अगर हम ओवरऑल कहें तो लेखक ने बाजार को कैसे सही से यूज करना है, कैसे बाजार के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, कैसे हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, कैसे हमें अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में लेखक ने बताया है। उम्मीद है आपको समझ आएगा या समझ आया होगा, आप प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ होंगे। लेकिन आपको मैं ये वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने ये ध्यान से चैप्टर पढ़ा है हमारे द्वारा, तो आपका बोर्ड में 100% इसका आंसर लिख दोगे, ये मुझे को उम्मीद है। और बाकी जो चैप्टर हैं इस पर सारे अपलोड कर रखे हैं हमने, हिंदी के खासकर, आप इस पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ थैंक यू।